Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. You what? I don't have a damn clue who the hell you are. We are the men who created the best React course and giving it for free. Now, say my name. Programmers Guild. Goddamn right. तो इस रिएक्ट में आप सब कुछ सीखने वाले हो, जो भी आप मतलब सोचते हो, जैसे हुक्स हो गया, स्टेट हो गई, स्टेट मैनेजमेंट हो गई, एपीआईज हो गई, और भी काफ़ी एडवांस टॉपिक्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी रिएक्ट, ये रिएक्ट क्या होती है? तो भाई रिएक्ट हमारी एक पॉपुलर ओपन सोर्स एक पावरफुल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये। ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है Next.js, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पहले से पता है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो इसमें हम यूआईज बनाते हैं, यूज़र इंटरफेसेस, जो भी वेबसाइट है उसके यूआईज बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट में वैसे एक वेबसाइट में काफ़ी टाइप्स के चीज़ें होती है। उसमें यूआई एक चीज़ है, जैसे बैकएंड में हो गया, डेटाबेसेस हो गई, एपीआईज हो गई। ठीक है, तो ये सब होती है। तो रिएक्ट में हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट में यूआईज बनाते हैं, यूज़र इंटरफेसेस। और रिएक्ट जो है वो प्राइमरीली जो यूज़ होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होती है, एसपीएस जिसको हम बोलते हैं। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। और ये फेसबुक ने बनाई थी और उसी फेसबुक इसको मेंटेन करता है। तो जो रिएक्ट के जो फीचर है ना, सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी ड्यू टू हाई एफिशिएंट रेंडरिंग। ठीक है, हाईली एफिशिएंट है ये रेंडरिंग टेक्निक्स में। रेंडरिंग टेक्निक्स भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या होती है। और रीयूजेबल कंपोनेंट्स, अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आया हो तो आप एक बार ही छोड़ सकते हो। आप एक बार ही जब रिवीजन, अगर कोई बंदा रिवीजन कर रहा है ना, तो उसको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये सब मैंने क्या लिख रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप अभी के लिए इतना देख लो कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बस आगे हम देखते हैं। तो और अगर हम डीप में जाएं तो रिएक्ट क्या चीज़ है? ठीक है, अगर मैंने इसको जैसे पॉइंट वाइज मैंने इसको लिखा हुआ है अभी, तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, रीयूजेबल कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, वर्चुअल डोम को ये फॉलो करती है। जो रिएक्ट का जो मेन कंसेप्ट था ना, जो बनाने का रिएक्ट का, वो था वर्चुअल डोम। जो पहले रियल डोम था वो काफ़ी डेवलपर्स जैसे परेशान होते थे, छोटा सा चेंज करने के लिए, छोटा बैच आया कोई भी, तो उसको हम चेंज करने के लिए वो पूरी साइट जो है ना वो रिलोड हो जाती थी। ठीक है, तो उसको ओवरकम किया है रिएक्ट ने, जो वर्चुअल डोम है। अब डोम अगर किसी को नहीं पता तो डोम की भाई मैंने शायद वीडियो बना दी है, अगर क्योंकि नहीं मैं काम कर रहा था इस पर, अगर आप अभी देख रहे हो तो शायद मैंने बना दी है, तो आप एक बार चेक कर लेना। Optimizes rendering performance by minimizing DOM updates. Okay, fast and works well with other tools and libraries. तो इसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया है भाई इसको बनाते हुए, कि ये बाकी जो टूल्स और लाइब्रेरीज हैं हमारी, बाकी जैसे काफ़ी लाइब्रेरी है, पाइथन हो गया, Node.js हो गई, तो ये सब मतलब ठीक है। तो उन जावास्क्रिप्ट की भी बाकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं भाई। ठीक है, तो उसमें भी रिएक्ट जो है वो यूज़ होती है, मतलब हम कर सकते हैं और होती तो है। तो चलो अगले वाली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन वेब पेज एसपीए बनाने के काम आती है। तो एसपीए क्या चीज़ होती है? तो एसपीए मल्टीपल ओके, ये दो की पॉइंट्स हैं एसपीए में, कि एक एचटीएमएल फाइल होती है हमारी और मल्टीपल व्यूज होती हैं, नोट पेजेस। ओके, तो हाउ एसपीए वर्क, आपने जैसे कोई भी एक ये रिएक्ट की कोई भी एप्लीकेशन बनाई आपने, ठीक है, जिसमें आपने काफ़ी कंपोनेंट्स बना दिए। जैसे होम पेज का एक कंपोनेंट बना दिया और अबाउट पेज का एक कंपोनेंट का मतलब उसका यूआई। ओके, फिलहाल तुम्हें बड़ी ये समझ लो, होम का अबाउट का बना दिया, कॉन्टेक्ट अस का बना दिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का बना दिया। और भाई कुछ शॉप करनी हो, मतलब जैसे मान लो शूज़
की जो आपको आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, शूज़ नाइकी वगैरह जो भी है, तो आपने मान लो कि आपने 4 ये बना दिए, ठीक है, 4 पेजेज आपकी वेबसाइट में, पेजेस अभी ओके, तुम अभी कंफ्यूज मत होना कि पेजेस और मल्टीपल व्यूज़, ठीक है। देखो तो क्या होगा, आपने ये बना दिया, आपने रिएक्ट का कोड लिख दिया और आपने कहीं पे होस्ट कर दी इसको, ठीक है, कहीं किसी सर्वर पे आपने होस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका भी मैं इंटरनल फ्लो आपको बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर के, रिएक्ट का इंटरनल फ्लो। अभी के लिए आप बस एसपीए समझ लीजिए, एसपीए क्या होता है, ओके। तो मान लो ये आपका ब्राउज़र है, ये है आपका ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र कोई कुछ भी मान लो, क्रोम, ओपेरा, सफारी, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने आपको एक यूआरएल मिली होगी जब आपने सर्वर पे होस्ट की होगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपने सर्वर पे होस्ट कर रखी है, तो आपके पास एक यूआरएल होगी, ओके। देखो मैंने यूआरएल पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख लीजिए, यूआरएल के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको अगर डिटेल में समझनी है यूआरएल क्या होती है। तो सर्वर पे आपने होस्ट कर रखी है अपनी आपकी वेबसाइट, तो जब कोई भी अगर इस यूआरएल पे विजिट करेगा ना, तो क्या होगा, ये सर्वर के पास एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी। तो सर्वर अपने को क्या भेजेगा ब्राउज़र में, सर्वर अपने को ब्राउज़र में भेजेगा एक HTML फाइल भेजेगा, ठीक है। और ये HTML फाइल बिल्कुल बेसिक होगी, बिल्कुल ही बेसिक, जिसमें बस एक डिव होगी रूट ID नाम से, बस इतनी है। इसकी अगर आप देख लो, एक इमेज मैंने इसमें ऐड करी होगी, तो वो है, ठीक है। तो HTML और प्लस में अब हमारे पास आएगा एक JS और CSS बंडल, ठीक है। तो देखो रिएक्ट, अब हमने कोड तो रिएक्ट में लिखा था, लेकिन एट दी एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा बाबेल नाम का एक, ठीक है, जो वो होता है वो कन्वर्ट करता है कोड को JS में। तो हमारे पास क्या है, सर्वर से हमारे पास एक HTML फाइल आई, बेयर HTML फाइल है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, और एक JS और एक CSS जो भी हमने इसको स्टाइलिंग करी होगी वो आई, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आई हमारे पास। अभी क्या, अभी जैसे हम स्लैश मतलब हम जैसे होम पेज पे हैं अभी, ठीक है, हम जैसे होम पेज पे हैं, तो जो ये वाली जो जैसे ये मान लो index.html, ये एक ही फाइल आती है index.html नाम से। और इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्ट अपने आप, आपने एक बार ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, तो पहले जैसे ब्राउज़र के पास रहती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये रिएक्ट है तो रिएक्ट जो है ना ये सब अपने कंट्रोल में ले लेती है, ठीक है। तो अभी ये जो है ना जावास्क्रिप्ट है, उसको पता चल जाएगा कि आप जैसे होम पेज देखना चाहते हो, तो हमारी फिर राउटिंग लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे रिएक्ट राउटर हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो होम पेज का जो UI होता है ना, जो होम पेज का जो कोड है, वो आपको इस index.html में ऐड कर देंगे और फिर आपको वो दिख जाएगा। और मान लो फिर आपने जैसे आपने अबाउट पेज पे क्लिक किया, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे नेविगेशन और जो लाइब्रेरीज है, ठीक है, वो क्या करेगी, रिएक्ट राउटर जो भी है वो आपको अबाउट पेज का जो कोड, अबाउट कंपोनेंट का जो कोड है ना, वो आपको इस index.html में उस प्रीवियस होम पेज को रिप्लेस कर देगी। तो आपके पास एट दी एंड फाइल तो आपके पास एक ही रहेगी index.html, ठीक है। फिर आपको दिखाना क्या है, वो रिएक्ट अपने आप कंट्रोल करेगी और उस हिसाब से उसी index.html फाइल में आपको कोड दिखता रहेगा रिप्लेस होता, ठीक है, ओके। तो ये सब एक ही बार आता है भाई। तो जो पहली बार जो चीज़ें आ गई ये बंडल होके, ठीक है, उसके बाद आपने जो कोड लिख रखा है उस हिसाब से पूरी एप्लीकेशन वर्क करेगी। और जो डेटा, अगर आप एक्स्ट्रा में डेटा कुछ भी मंगा रहे हो वो API से आते रहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब कोर्स पूरा है तो पूरा ही पड़ा है अभी तो, ठीक है, वो सब हम देखते रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SPA क्या होती है, ठीक है। हमारे पास एक index.html फाइल आती है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होता, और JS और CSS हमारे पास आती है सर्वर से बंडल में, ये ठीक है, ये बंडल आता है अपने पास। और एक ये index.html फाइल रहती है, और इसी में हम बार बार चेंजेस कर करके हम UI बनाते रहते हैं, रिएक्ट अपने आप बनाती रहती है, ठीक है, ब्राउज़र में।
तो इसमें मैंने यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ क्यों लिखा है, नोट पेजेस, मतलब पेज आपका एक ही होगा index.html, लेकिन इसके व्यूज़ जो है वो मल्टीपल होंगे। तो भाई मेरे ख्याल से सबको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखते हुए। तो ये हमारी पहली वीडियो है, तो भाई थोड़ी सी स्लो बनी है ये, ठीक है। अगली वीडियो हम काफ़ी फास्ट और काफ़ी और ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। जिसको जो भी सजेशन देना हो भाई वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकता है, ठीक है। बाकी सब लाइक और कमेंट और फॉलो कर सकते हो, और बाकी सब ख्याल रखो अपना। और एक और बात भाई, जो SPA होती है ना वो हमारी एजेक्स को यूज़ करती है, ठीक है। और फैच डेटा मंगवाने के लिए हमारे सर्वर से, ओके। तो ये ना मतलब ये पेज को रिलोड नहीं करेगी, ओके। ये बस अपडेट करेगी, रिलोड नहीं करेगी, अपडेट करेगी। और अपडेट क्या करेगी, जो ज़रूरी है, जो चेंज हुआ है बस उसी को अपडेट करेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा में अपडेट कुछ नहीं होगा इधर। मतलब एक चीज़ है, अगर वो चेंज नहीं हुई तो वो दोबारा रिलोड नहीं होगी, वो दोबारा वही रहेगी। जैसे आपका ये कोई भी पेज है तो बाकी सब ठीक है, ठीक है। आपने इसमें मान लो आपने कुछ क्लिक किया, तो मान लो इस सेक्शन में कुछ चेंज होना है, तो ये बाकी जो पेज है ये इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा SPA में, ठीक है। बस SPA इस वाले पार्ट को चेंज करेगी और अपडेट करेगी। तो ये काफ़ी फास्ट होती है। और MPA क्या होती है फिर? MPA मतलब मल्टीपल पेज एप्लीकेशन। तो क्या हम रिएक्ट में MPA नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। जो हमारी रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क है Next.js, ठीक है, वो MPA पे ही काम करता है। और MPA के लिए जो है ना अपने को बैकएंड सर्वर मतलब चाहिए होता है, ठीक है। तो Next.js में हम बैकएंड भी कर सकते हैं और फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, ओके। रिएक्ट में अगर MPA बनानी है तो थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ गुड़ा करके बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो होती है हमारी स्पेसिफिकली वो SPA एप्लीकेशन ही बनाते हैं हम इन रिएक्ट, ओके। तो अभी है ना हम MPA समझते हैं, ओके। तो ये हमारी ब्राउज़र है, ये हमारी सर्वर है। तो MPA में क्या होगा, MPA में पहले इनिशियल रिक्वेस्ट जाएगी। जब भी कोई बंदा URL पे आके विजिट करेगा आपकी साइट जो जहाँ पे भी होस्टेड है, तो सर्वर जो ब्राउज़र हमारा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। तो सर्वर क्या करेगा, आप जिस पेज के पास हैं, तो आप पहले जब स्टार्टिंग में आप विजिट करोगे तो आप किस पे आओगे, होम पेज पे आओगे। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर होम पेज की HTML फाइल आपको भेज देगा, ठीक है, अलॉन्ग विद ऑल जावास्क्रिप्ट जितने भी फंक्शंस हैं। और मान लो फिर आपने नेविगेट किया अबाउट पेज पे, ओके। आपने अगर अबाउट पेज पे अगर आपने नेविगेट किया तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर अबाउट पेज आप एक और रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट कोई और रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा तब about.html जो है ना, अबाउट की जो HTML है वो आपको आप ब्राउज़र के पास भेज देगा। तो ऐसे काम करती है MPA और SPA। मैंने आपको बता दिया है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर हम इनको की डिफरेंस अगर हम देखें तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये देखो हमारा जो की डिफरेंस है वो, तो SPA और MPA। तो SPA में क्या होता है, HTML जो पेजेस होते हैं वो सिंगल index.html एक फाइल होती है, उसी में हम बार बार चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, सेपरेट HTML फाइल्स होती है सभी पेजेस की। परफॉर्मेंस ये फास्ट होती है बस इनिशियल रिलोड के बाद, ठीक है, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजती ना ये, बाकी सब रिएक्ट करती रहती है कि कहाँ पे चेंज करना है, क्या करना है। ये स्लो होती है एवरी टाइम, मतलब हर बार ये रिक्वेस्ट भेजेगी, फिर फाइल आएगी, फिर शो होगी। और SEO में क्या होता है, SEO कैसे काम करता है, तो SEO में जो SPA जो फाइल्स जो एप्लीकेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है इन केस ऑफ SEO, ठीक है।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जबकि MPA जो होती है ना वो थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि देखो HTML फाइल आ रही है पहले तो शुरुआत में जो SPA थी उसमें हमारे पास index.html फाइल आई थी जिसमें कुछ भी नहीं था, बस एक empty div थी root id नाम से, ठीक है। लेकिन इसमें MPA में जो फाइल आई HTML वो क्या, उसमें क्या था, उसमें पूरा कंटेंट था उस पेज का। तो ब्राउज़र जो भी क्रॉलर्स होते हैं उनको पता रहता है, उनको पता चल जाता है कि इस पेज में क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ना मतलब ब्राउज़र को जो है ना सर्च इंजन को पता चल जाएगा जो पेज आई है उसमें क्या चीज़ है, जबकि इसमें पता नहीं चला क्योंकि ये बंडल में आए थे, ठीक है। ये बंडल में आए थे, मतलब रिएक्ट कोड था जो बंडल था, ठीक है, उसमें आए थे। तो इसमें जो सर्च इंजन जो HTML फाइल है वही देखता है, तो इसमें इस HTML फाइल में कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत पुअर होती हैं SPA इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें SEO में, लेकिन हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो अभी आप एक बारी स्टार्टिंग है तो इतना मतलब मत सोचो, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एडवांस में। वैसे बाकी तो अगर आपने कहीं ट्यूटोरियल देखा होगा तो वो तो सीधे ही निकल जाते हैं, बस सीधे गए रिएक्ट में आए और थोड़ा बोटा बताया और फिर होस्ट पे चले गए, स्टेट मैनेजमेंट पे चले गए। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, मैं ठीक है, मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। आपके जो छोटे मोटे जो डाउट हैं वो भी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाएंगे। थोड़े मोटे अगर कुछ बचे भी गए तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो यार देखो, हम MPA हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, जो मतलब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम SPA बनाएंगे MPA बनाएंगे। तो MPA हम तब बनाएंगे जब हमारी जैसे SEO है ना, जो हमारा वो टॉप प्रायोरिटी हो। जैसे नाइकी, हमने कुछ जूते बेचने वाली वेबसाइट बनाई, तो कोई भी बंदा अगर शूज़ जैसे सर्च कर रहा है क्रोम पे आके, गूगल पे आके, तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें उस बंदे को दिखनी चाहिए, मतलब जो सर्च इंजन है उसको पता चलना चाहिए कि जो हमने जो वेबसाइट बना रखी है वो भी जूते सेल करने के लिए ही है। तो SEO होना चाहिए हमारी वेबसाइट में। तो और थोड़ी इंटरएक्टिविटी अगर हम लो करना चाहते हैं, जैसे मतलब जितनी ज़्यादा इंटरएक्टिविटी होगी तो बार बार HTML फाइल आएगी, बार बार रिलोड होगा, तो थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है इन केस ऑफ SPA। इन केस ऑफ MPA में जबकि वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिलोड नहीं होता बार बार, ये जो भी चेंज करना चाहता है वो फास्ट होता रहता है। तो SEO होना चाहिए हमारा। और एक जैसे अगर थोड़ी लो इंटरएक्टिविटी है यूज़र की हमारी, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब जैसे विजिट किया, कुछ लेना है या नहीं लेना, तो क्लिक किया फिर चले गए, तो ऐसी अगर टाइप की कोई साइट है, जैसे साइट अगर आप बनाना चाहते हैं ई-कॉमर्स वगैरह, तो हम MPA बनाएंगे। ओके, तो रिएक्ट का जो फ्रेमवर्क था Next.js वो हम इस रिएक्ट प्लेलिस्ट के बाद में समझेंगे। ओके, तो पहले हम रिएक्ट करेंगे, उसके बाद हम Next.js, तो दोनों ही होने वाली हैं, मैं दोनों ही कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे SPA होती है हमारी रिएक्ट, और MPA अगर मैं जावा रिएक्ट की बात करूँ तो इसमें हम बोल सकते हैं Next.js, और ये हमारी लाइब्रेरी है, और जबकि ये है हमारा फ्रेमवर्क रिएक्ट का। ओके, देखो यार हैंडराइटिंग तो बहुत ख़राब है मेरी, कोई बात नहीं। तो अब देखो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस बताता हूँ मैं। तो लाइब्रेरी ना वो क्या होता है, वो एक प्री रिटन कोड है, ठीक है, प्री रिटन कोड होता है वो, हम उसको इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, बस इतना सा होता है लाइब्रेरी। जैसे रिएक्ट वो जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है सब कुछ, तो हम जैसे वो कोड लेके आते हैं और यूज़ कर लेते हैं बस। जैसे लाइब्रेरीज में हमने फंक्शंस लिख रखे हैं, उनको हम कॉल करेंगे और यूज़ करेंगे। जबकि Next.js में क्या होता है, Next.js है ना, आपको जैसे आपको आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसका फ्लो डिसाइड करता है, ठीक है, Next.js। अगर मैं और डिटेल में बताऊं आपको, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी होती है ना, जैसे आपकी मिस्त्री की दुकान में खड़े हो आप, ठीक है, तो अगर आपके पास सब कुछ है, जैसे सारे औजार हैं आपके पास, तो जो हमारी लाइब्रेरी ना उसमें आप औजार मान सकते हो। तो आप औजारों को कैसे यूज़ कर रहे हो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो कुछ भी बनाने के लिए। लेकिन जो Next.js अगर हम फ्रेमवर्क बोले ना,
तो जो हम क्या बोलेंगे कि भाई आप इन जो हमारे पास जो औजार है ना, आप उनको इस तरीके से यूज़ करो ताकि जो आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी जो आप जो भी बना रहे हो वो काफ़ी बेस्ट बनेगा। ठीक है, मतलब जो फ्लो है ना हमारा कि आपको यूज़ कैसे करना है वो हम फ्रेमवर्क में डिसाइड करते हैं। लाइब्रेरी में हमारे पास बस पैकेजेस होते हैं या फिर औजार बोल दो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन जो फ्रेमवर्क है उसमें हमको पहले से पता रहता है कि हमको ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो यही बोल सकते हो आप। अगर हम रिएक्ट के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये कंपोनेंट बेस्ड होती है। कंपोनेंट में मतलब जो हमारा यूआई होता है उसको कंपोनेंट्स में हम तोड़ देते हैं, जो कि रीयूजेबल होते हैं, मैनेजेबल, हम उनको काफ़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम वर्चुअल डोम पे काम करती है रिएक्ट जेएस, जो कि वर्चुअल डोम क्या होता है, जो एक्चुअल डोम होती है ना हमारी, जब ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट अगर हम चल रही है ना, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसका डोम बना लेता है, ट्री टाइप। ठीक है, और फिर उनको उसको रेंडर करता है। तो रिएक्ट क्या करती है, उसका वर्चुअल डोम बना लेती है टू इम्प्रूव ऐप परफॉर्मेंस, जो कि इसका की जो मेन काम है ना रिएक्ट का, वो वर्चुअल डोम ही है। इसी की वजह से इसको आजकल लोग इतना यूज़ करते हैं। और डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, इसका क्या मतलब है? डिक्लेरेटिव अगर आपने समझी होगी, जैसे डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, और मैं बात करूँ इम्पेरेटिव अगर आपने प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि काफ़ी ईजियर होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में, जो कि रीड और फिगर आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कोड, ईजियर टू डीबग होती है। और जो अदर डेवलपर्स होते हैं वो भी इजीली काम कर सकते हैं आपके साथ मिलके। यू कैन स्पेंड मोर टाइम क्रिएटिंग ब्यूटीफुल रीयूजेबल कंपोनेंट्स फॉर यूजर्स। ठीक है, ऐसा है। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप बोलो कोड कैसे काम करना है, आप ये बताओ बस कि मेरे को क्या चाहिए, तो बस आप वो देखो। आप ये नहीं देखोगे कि आप मतलब कैसे बना। ओके, तो अभी देखो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और एक होती है हमारी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमको ये रिजल्ट चाहिए भाई, हम क्या करना चाहते हैं और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, हम लाइक व्हाट वी वांट टू डू एंड आवर डिजायर्ड रिजल्ट, हम ये बताते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में जैसे, तो इसमें हम क्या होता है इसमें हमारे पास प्री रिटर्न जैसे फंक्शंस होते हैं। तो वो इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो हमको नहीं जानना है, हमको बस ये जानना है कि हमारा काम हो जाना चाहिए, बस कैसे हो रहा है वो नहीं पता। जबकि इम्पेरेटिव में क्या होता है, हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि भाई ऐसे करना है और मेरे को यही चाहिए, बस ऐसे ही करना आपको, और ये हमारी है डिजायर्ड रिजल्ट, जिसमें जो कि हमको फिर बाद में मिल जाएगी। तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डिक्लेरेटिव सिंटैक्स के, तो रिएक्ट मान लो, HTML मान लो, SQL मान लो। और इम्पेरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो C हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ओके, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो होती है ना वो थोड़ा इजी होती है रीड करने में, क्योंकि हमको ऊपर का पता रहता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। रिएक्ट में एक और देखो, जो रिएक्ट में है ना हमारा वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा डेटा फ्लो होता है। तो हमको इसमें पता रहता है कि मतलब पेरेंट से क्या आ रहा है, तो हम फिर उस हिसाब से हम चाइल्ड कंपोनेंट में हम कोड लिखते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी होता है लिखना। अगर हमको पहले से पता होगा कि डेटा किस टाइप का आ रहा है, तो कोड लिखना तो हम काफ़ी इजीली होगा ना फिर, और अंडरस्टैंडेबल भी होगा। ओके, तो ये इसका एक और फीचर है रिएक्ट का, जिसमें डेटा प्रिडिक्टेबल होता है और ईजियर टू मैनेज होता है हमारा। ओके, तो अब देखो, अब मैं समझाता हूँ कि हाउ रिएक्ट वर्क्स अंडर द हुड इन ब्राउज़र। तो इन ब्राउज़र मतलब जो बंडल है हमारा रिएक्ट का कोड का, वो आने के बाद जो लाइब्रेरी जो रिएक्ट का जो कोड है ना, वही सब कुछ काम करता है। जो यूआई हैंडल करना या फिर डोम हो गया, वो सब हैंडल फिर रिएक्ट करती है ब्राउज़र में। ठीक है, ब्राउज़र हैंडल नहीं करता फिर। तो कैसे काम करती है रिएक्ट इन ब्राउज़र, इंटरनली कैसे काम करती है बताता हूँ। तो इंटरनली कैसे काम करती है वो हम देखते हैं अभी। रिएक्ट कैसे रेंडर करती है यूआई को, वो CSR है। ओके, CSR मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब रिएक्ट ब्राउज़र में चलती है। ठीक है, सर्वर में नहीं।
ओके, तो क्लाइंट मतलब क्लाइंट हमारा हम ब्राउज़र को बोलते हैं, तो CSR है ये, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ये रेंडरिंग मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। सारे रेंडरिंग मेथड जितने भी हैं हमारे जनरली, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड रेंडरिंग। ओके, तो CSR में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ब्राउज़र है, ये हमारा सर्वर है। सर्वर मतलब कहीं पे भी आपके जो सर्वर है ग्लोबली, कोई भी जैसे गूगल के सर्वर्स होते हैं, या फिर आपने कहीं होस्ट कर रखा है नेटलीफाई, या फिर ठीक है तो उसके उनके भी सर्वर्स होते हैं। तो मान लो कि आपने नेटलीफाई पे होस्ट कर रखा है भाई, ठीक है, तो ये है आपके मान लो नेटलीफाई के सर्वर्स, ओके, जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स पड़ी है। फिर है हमारा एक ब्राउज़र जो कि आपके लैपटॉप में चल रहा है अभी, मान लो क्रोम चल रही है, ओके, ये है आपका ब्राउज़र। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक, वही बता रहा हूँ मैं, HTML और हमारे पास JS रिएक्ट के कोड का बंडल आएगा, ठीक है, रिएक्ट कोड आएगा हमारे पास, जो कि जावास्क्रिप्ट में चेंज हो चुका होगा जब हम बिल्ड करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऊपर से देख लो, ठीक है। तो सर्वर भेजेगा मिनिमम कंटेंट, ठीक है, HTML का एक फाइल भेज दी index.html, बिल्कुल बेसिक सी, और रिएक्ट का बंडल भेज दिया, बाकी सब हैंडल ब्राउज़र करेगा, ठीक है, ब्राउज़र में रिएक्ट चल रही है, वो सब हैंडल यहाँ पे रिएक्ट करेगी अपने आप, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे index.html आपके पास फाइल आ गई। अभी आप होम पेज पे जा रहे हो, अबाउट पेज पे जा रहे हो, कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहे हो, या फिर कोई और किसी और सेक्शन में जा रहे हो, तो जो रिएक्ट का कोड है ना, आप इसमें जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो वो, और CSS पढ़ी है, ठीक है। तो उस पेज में इसमें जो राउटिंग लाइब्रेरीज होती हैं, नेविगेशन लाइब्रेरी, रिएक्ट राउटर हो गया, वो देखती रहती है। आपने क्लिक किया तो आप किस पेज पे जा रहे हो, तो उस पेज का जो कोड है, वो जो CSS फाइल है, वो इस index.html फाइल में वो इंक्लूड कर देगी और आपको UI में शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरनली क्लाइंट साइड पे काम होता है। और सर्वर में मैंने जैसे बताया कि हर बार जैसे आप अबाउट पेज पे जा रहे हो तो रिक्वेस्ट जाती है, ओके, और फिर सर्वर उसके HTML फाइल और CSS जो भी है और जावास्क्रिप्ट जो भी, वो सब भेजता है, ओके। ऐसे फिर हर बार थोड़ी, तो ये थोड़ा स्लो होती है, ये थोड़ी फास्ट होती है। तो ये होती है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा। चलें फिर आगे। तो भाई SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है ना, वो फुल्ली रेंडर्ड HTML पेज भेजता है। मतलब फुल्ली रेंडर्ड का मतलब है कि इसमें HTML फाइल भी इंक्लूड होगी, सारे कंपोनेंट्स भी इंक्लूड हो गए, डेटा भी इंक्लूड हो गया, और जावास्क्रिप्ट जो भी फंक्शनिंग है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो सर्वर ये सब कुछ ब्राउज़र को भेज के देता है, ब्राउज़र को बस शो करवाना होता है, ये है इसमें। और SEO का बात करें, अगर सर्वर से अगर सब कुछ, कोई भी फाइल आ रही है, तो ब्राउज़र जो क्रॉलर्स होते हैं, मतलब जो सर्च इंजन्स होते हैं, ठीक है, वो उनको पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या कंटेंट आया है। तो जो SEO होता है वो थोड़ा वो काफ़ी अच्छा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग वेब एप्लीकेशंस में, और इन केस ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब देखो, अब हमारे पास एक और रेंडरिंग मेथड होता है, स्टैटिक साइट जनरेशन। भाई किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दो यार, बाद में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन रहती है, ओके। तो स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होता है, देखो सर्वर SSR में क्या हुआ, SSR में आपके पास जो सर्वर है, इसमें यहाँ पे रिएक्ट का कोड पड़ा हुआ है, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को अबाउट पेज का चाहिए, तो सर्वर देखेगा, ठीक है, अबाउट पेज का चाहिए, उसमें थोड़ा जोड़ जाड़ के वो फुल्ली रेंडर्ड आपको सारा HTML फाइल जो है वो भेज देगा, ठीक है। जबकि स्टैटिक साइट में क्या होता है, जब आपने बिल्ड किया था ना प्रोजेक्ट, जब आपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था, तो उस टाइम भी सभी पेजेस की HTML फाइल बन गई थी, ठीक है, उस टाइम ही सभी पेजेस की HTML फाइल बन गई थी। जबकि SSR में क्या हुआ था, सर्वर बना रहा है, ओके, फिर वो भेज रहा है। जबकि यहाँ पे सर्वर के पास पहले, इन स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होता है, सर्वर के पास पहले से ही HTML फाइल्स पड़ी हैं, रिक्वेस्ट आई अबाउट चाहिए, ठीक है, उसने जो पहले से ही बन रखी थी उसको भेज दिया, ठीक है। ये है स्टैटिक साइट जनरेशन। और सर्वर साइड जनरेशन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, आपको समझ में आ गया होगा। जो है ना, इसमें जो फाइल भेजेगी ना, जो सर्वर जो फाइल भेजेगा वो प्री बिल्ट होगी, जो बिल्ड के टाइम पे सभी पेजेस की बन गई होगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टैटिक्स के, ये सुपर फास्ट होती है भाई,
ये तो और भी टाइम कम लगाएगी ना, रिक्वेस्ट गई और अपने पास रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। और स्केलेबल होती है, मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जो वो स्टैटिक साइट जनरेशन वो हैंडल कर लेती है, ठीक है। इसमें भी इंटरनली अब क्या ही बताऊँ, मतलब जैसे कोई भी सर्वर है, जैसे मुंबई में कोई सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इंटरनली डीपली में कैसे जाऊँ, मैं समझ में नहीं आएगा ना, फिर भी बता देता हूँ। मान लो रिक्वेस्ट आ रही है, एक ही रिक्वेस्ट जैसे बार बार एक ही टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, तो ब्राउज़र क्या करता है ना, ब्राउज़र उसको काफ़ी जैसे कैसे बताऊँ मैं, जैसे Nginx हो गया या फिर Redis हो गया, ठीक है, ये क्या होता है ना, ये कैश में उसको जो कैश मेमोरी होती है ना हमारी, उसमें स्टोर कर लेते हैं, और एक रिक्वेस्ट आई तो ये सर्वर के पास नहीं भेजते हैं ये लोग। तो जो सेम टाइप की रिक्वेस्ट आई ना, सेम टाइप की अगर डेटा अगर आपको पहुंचाना है तो वो सीधा फिर उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना वो सब काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स में चली जाती हैं, ओके, फुलफिल हो जाती हैं। और हमको ये स्टैटिक साइट जनरेशन कब यूज़ करनी चाहिए, जब हमारा जो कंटेंट है ना वो लगभग स्टैटिक हो, मतलब ज़्यादा मतलब उसमें ना चेंज ना हो फिर बाद में, ठीक है। जैसे ब्लॉग हो गया, आपने एक बार ब्लॉग लिख दिया तो आपने फिर मान लो उसको बाद में चेंज नहीं करना चाहते, तो आप ये बना दो, ठीक है, आपके ब्लॉग को फिर काफ़ी लोग पढ़ सकते हैं। या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपने किसी की जैसे रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्होंने लिख दी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने SSG नाम की SSG टाइप रेंडरिंग टाइप की उन्होंने वेब एप्लीकेशन बना दी और होस्ट कर दी। तो इस तरह के टाइप्स में हम SSG को यूज़ कर सकते हैं, रेंडरिंग मेथड को। और अब देखो, अब एक और है हमारे पास, एक और जो रेंडरिंग जो हमारा होता है मेथड है वो है हमारा ISR। ये होती है मतलब इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ओके, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन ये होती है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा SSR था और हमारा जो SSG था ये दोनों मिले होते हैं, ओके। मतलब हमारे जो पेजेस होते हैं वो तो प्री बिल्ट होते हैं, ओके, जो हमारे जो पेजेस होते हैं वो प्री बिल्ट होते हैं, प्री बिल्ट HTML फाइल्स होती है सभी पेजेस की। लेकिन ना ये कुछ इंटरवल में हम इनको अपडेट करते रहते हैं सर्वर में, ओके। कुछ इंटरवल में, एक दिन में अपडेट करना है भाई, 2 दिन में अपडेट करना है, 1 घंटे में अपडेट करना है, 10 मिनट में अपडेट करना है, ऐसा करके। तो अब क्या होगा, जो कंटेंट हमारा वो भी अपडेट होता रहेगा और जो रिस्पॉन्स है वो भी फास्ट होता रहेगा, वो भी फास्ट है ही SSG में। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है। SEO की बात करें तो भाई अब HTML फाइल जा रही है तो SEO काफ़ी अच्छा है इसका, और स्केलेबल है ये वेबसाइट। इस टाइप की वेबसाइट काफ़ी हाईली स्केलेबल होती हैं और एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। और यार अभी देखो, अगर हम थोड़ा कंपेयर करें ना इन सब चीज़ों को, तो देखो CSR, SSR, SSG और ISR हमने पढ़ा है। तो CSR में क्या होता है, ये ब्राउज़र साइड होती है, टाइमिंग, ब्राउज़र इतना टाइम लेगा, ठीक है। SEO बहुत पुअर होता है, JS रन स्लेट, ओके। डायनेमिक बट स्लोवर TTFB होता है। TTFB जो है ना, जो TTFB होता है वो होता है हमारा टाइम टू फर्स्ट बाइट, मतलब जो ब्राउज़र के पास पहला रिस्पॉन्स आता है ना उतना टाइम, ठीक है। तो अगर TTFB, अगर हमको किसी भी साइट की, अगर हमको SEO या फिर यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, हम TTFB को स्मॉल रखेंगे, जितना कम हो सके उतना कम हम रखेंगे, टाइम टू फर्स्ट बाइट, ओके। देखो, और इंटरेक्टिव एप्स, डैशबोर्ड्स हो गए, या फिर मतलब जो हाईली जो इंटरेक्टिव हमको अगर बनाना है ना, काफ़ी मतलब जिस पेज में यूज़र एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो वो हम CSR में जा सकते हैं। SSR मतलब रिक्वेस्ट टाइम, मतलब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में का जो रिक्वेस्ट टाइम होता है वो पूरा लेता है। SEO इनका एक्सीलेंट होता है, इन तीनों का SEO एक्सीलेंट होता है क्योंकि HTML फाइल पूरी आ रही होती है हमारे पास। और परफॉर्मेंस मॉडरेट होती है क्योंकि सर्वर पे मान लो ज़्यादा लोड आ रखा होगा, ठीक है, तो थोड़ा स्लो काम करेगा। SEO फोकस्ड पेजेस, ई-कॉमर्स वेबसाइट हम बना सकते हैं। बिल्ड टाइम, SSG में बिल्ड टाइम मतलब
जब हमने बिल्ड करी होगी वेबसाइट तब जितना टाइम लगा होगा, ठीक है। एक्सीलेंट होता है, फास्ट होती है, स्टैटिक फाइल्स होती हैं, स्टैटिक कंटेंट ब्लॉक्स डॉक्यूमेंट, ISR बिल्ड प्लस इंटरवल। एक्सीलेंट होती है, फास्ट प्लस अपडेटेड कंटेंट होता है इसमें, और डायनेमिक कंटेंट जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़ और एप्स होगी। काफ़ी बात करी है SEO और क्रोलर्स इन ब्राउज़र्स की। SEO सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्रोलर्स क्या होते हैं, मतलब ये एक ऑटोमेटेड बोट होते हैं, ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं, या फिर बोट्स मतलब जैसे प्रोग्राम होता है कोई भी। तो वो क्या होता है ना, वो पेजेस को वेब पेजेस के ऊपर जा जाके, ठीक है, जो वेबसाइट होती है उन वो क्या करता है, जैसे गूगल का है, गूगल का क्या है, गूगल का गूगल बोट मान लो, ठीक है, गूगल बोट है। तो ये क्या करता है, ये स्कैन करता रहता है वेबसाइट्स को, ठीक है, उनके कंटेंट को एनालाइज करता रहेगा और उनको इंडेक्स करता रहेगा फॉर सर्च। कोई भी अगर कोई बंदा किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर रहा है ना, तो जो गूगल का जो बोट है ना, गूगल बोट, उसने क्या कर रखा होगा, उसने पहले से स्कैन कर रखा होगा वेबसाइट्स को, फिर वो मैच करता है कि ये वाला कंटेंट किस वेबसाइट में मिल सकता है, तो फिर वो उसके हिसाब से इंडेक्सिंग करता रहता है, इंडेक्सिंग करता है, इंडेक्सिंग के तौर पे वेबसाइट्स को दिखाएगा, ठीक है, अपने ब्राउज़र में। मतलब जिसकी इंडेक्सिंग सबसे अच्छी होगी वो सबसे टॉप पे दिखेगी। ओके, तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले क्रोलर क्या होता है, वो एक वेबसाइट को विजिट करेगा, ठीक है, कोई भी आपकी वेबसाइट है उसको क्रोलर जो है वो विजिट करेगा और उसके कंटेंट को रीड करेगा, फिर उसके कंटेंट को रीड करेगा, कंटेंट को रीड करेगा। जैसे HTML होगी, जो मेनली रीड करता है वो HTML फाइल को रीड करता है जिसमें मेटा टैग्स होते हैं, ठीक है, इमेजेस होती है, हाइपरलिंक्स पे ज़्यादा, हाइपरलिंक्स को भी विजिट करता है आपके HTML जो पेज होता है उनको, ठीक है। तो एक्स टू डिस्कवर अदर पेजेस जो आपकी वेबसाइट से लिंक्ड है। ओके, तो इंडेक्स करता रहता है ये फॉर सर्च इंजन्स। तो इसका क्या रोल है फिर SEO, इसका SEO में क्या रोल है फिर क्रोलर्स का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब जो क्रोलर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं मेटा टैग्स को, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको भी एनालाइज करते हैं, स्कीमा उसके स्कीमा को, ठीक है, मार्कअप्स को, और जो कोर जो वेब्स होते हैं, जैसे पेज, जैसे वेब के जो और फंक्शंस होते हैं, जैसे फंक्शनलिटी होती है, पेज की लोडिंग स्पीड क्या है, इंटरेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, वो सब कुछ एनालाइज करते हैं ये क्रोलर्स, और उसके हिसाब से फिर इंडेक्सिंग करते हैं ये सभी वेबसाइट की फॉर ए पर्टिकुलर सर्च। ओके, तो फिर इस हिसाब से जो SEO है वो काम करता है। तो SEO फिर सर्च इंजन जो गूगल होता है, ठीक है, क्रोम होती है, ठीक है, वो कैसे करे, कोई भी उसके पास किसी ने कुछ भी कंटेंट सर्च किया तो क्रोलर्स ने क्या डेटाबेस में स्टोर कर रखे होंगे ना इंडेक्सिंग हर वेबसाइट्स की, तो उसके बेस पे फिर आपको वेबसाइट दिखती है, ठीक है। तो इस हिसाब से होती है। तो भाई काफ़ी कुछ स्टोर करके रखते हैं यार ये, मतलब समझ रहे हो। तो भाई देखो अब दूसरे टाइप के जो क्रोलर्स मैं बताता हूँ। एक तो हो गया ब्राउज़र के क्रोलर्स, ठीक है, क्रोम का कोई गूगल बोट हो गया। एक हम कस्टम क्रोलर्स बनाते हैं, ठीक है। कस्टम क्रोलर्स मतलब, क्रोलर का मतलब एक प्रोग्राम होता है वो, ठीक है। ओके, प्रोग्राम जैसे हम भी तो लिख सकते हैं भाई। ओके, तो हम लिखते भी हैं भाई, डेवलपर्स लिखते भी हैं, कंपनीज भी लिखती हैं। किस काम के लिए लिखती हैं वो, वेब स्क्रैपिंग करती हैं। आपने सुना होगा वेब स्क्रैपिंग, मतलब वेबसाइट्स में जा जाके उनमें से कुछ भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एनालाइज और मॉनिटर करने के लिए। जैसे प्राइस कंपैरिजन टूल्स हो गया, ठीक है। अगर मान लो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, ओके, एक अमेजोन है, थोड़ा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ओके, तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ओके, तो इसमें मतलब कुछ भी प्राइसेस हैं, ठीक है, प्राइसेस। तो हमने एक भाई कस्टम क्रोलर बना दिया जो कि जूते जो है ना हमारे, उनके प्राइसेस वो देखता रहेगा कि प्राइस किसके कम है, ठीक है। तो हमने खुद की वेबसाइट बनाई, तो मतलब अगर इसके प्राइस अगर कम हो गए तो फिर हम अमेजोन पे विजिट करेंगे, हम फ्लिपकार्ट पे नहीं जाएंगे, तो मतलब हम टाइम बचा सकते हैं ऐसा। तो ये तो मतलब छोटा सा एग्जांपल है, पर भाई काफ़ी कुछ है। तो कंपनियां यूज़ करती हैं कस्टम क्रोलर्स। ओके, फिर आता है हमारा एक API क्रोलर।
पे अब हमारे आते हैं एक API क्रॉलर्स। तो भाई API क्रॉलर्स क्या होते हैं? API क्रॉलर्स मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई बोट है हमारा, कोई भी जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो डेटा मतलब डेटा फैच कर रहा है वो, ठीक है, डेटा फैच कर रहा है किसी भी एंड पॉइंट पे, कोई किसी भी मतलब रेस्ट API है उसके किसी भी एंड पॉइंट पे वो डेटा फैच कर रहा है, फैच डेटा। तो ये भी मतलब एक क्रॉलर, एक प्रोग्राम ही है जो कि फैच करता है, ठीक है। ओके, तो जो अब हमारा जो मेन काम था वो क्या था, वो था हमारा तो भाई रिएक्ट में क्या काम है क्रॉलर्स का, रिएक्ट में, ठीक है। रिएक्ट में जो SEO है, तो देखो जो पुराने क्रॉलर्स, जो पुराने प्रोग्राम्स थे, पुराने बोट्स थे, मान लो वो JS रीड नहीं करते, ठीक है। तो अगर कोई JS जावास्क्रिप्ट जो है वो रीड नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि HTML तो हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास HTML तो नहीं आई, हमारे पास तो जावास्क्रिप्ट कोड आया है। तो अगर मान लो जो गूगल का बोट है, थोड़ी जो कोई भी बोट है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर वो जावास्क्रिप्ट को रीड नहीं कर पाया, जो बंडल है हमारे पास, तो वो नहीं जान पाएगा ना कि वो बंडल है वो मतलब उसमें क्या कंटेंट है, वो जान ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो SEO है उसमें काफ़ी पुअर होगा ऐसी सिचुएशन में। ओके, तो भाई मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा थोड़ी मतलब रिएक्ट कैसे काम करती है। इसके थोड़े मैंने जो रेंडरिंग प्रोसेस है वो थोड़ी समझा दी, और अभी तो हमने रिएक्ट स्टार्ट ही करी है, तो काफ़ी कुछ अभी आगे आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आपको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई।